Earlier, RBI uses the narrow functions for the measuring money supply, but from 1977 onwards, RBI has started using four most important measures of money supply, जिसका नाम है M1, M2, M3 एंड M4, जिसमें से अभी हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे M1 के बारे में। तो M1 है क्या? सो M1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन द ट्रांजेक्शन फंक्शन। M1 को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांजेक्शन फंक्शन या ट्रांजेक्शन मनी के नाम से भी जानते हैं। वाई इट इज कॉल्ड एज इन द ट्रांजेक्शन मनी? एज it can be directly used for making the transactions, that's why it is also known as in the transaction money। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1 is also known as transaction money as it can be directly यूज टू ट्रांसफर। अब अगर M1 को हमें मेजर करना हो तो M1 है क्या? सो M1 इंक्लूड्स थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मनी। फर्स्ट इज द कॉइन्स एंड करेंसी विथ पब्लिक। सेकेंड, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ या फिर बाय कॉमर्शियल बैंक्स, एंड लास्ट क्या है? अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब यहाँ पे कॉइन्स एंड करेंसी विथ पब्लिक का मतलब क्या है? आपके और मेरे पास में जितना भी पैसा है, बराबर है, वो यहाँ पे आ गया कॉइन्स एंड करेंसी विथ पब्लिक। यहाँ पे एक वर्ड आपको और याद रखना है, फिएट मनी। नाउ व्हाट इज फिएट मनी? सो फिएट मनी इज दैट टाइप ऑफ मनी विच इज लीगली यूज्ड एज अ मनी। इसको हम लोग लीगल टेंडर मनी जो है उसकी डेफिनेशन के साथ में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैच कर सकते हैं कि फिएट मनी इज दैट टाइप ऑफ मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट और which is allowed to use by the government as a money, that is called as in the fiat money। अब डिमांड डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक क्या है? तो जो भी कमर्शियल बैंक्स है, से फॉर एग्जांपल SBI है, HDFC है, बराबर है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास में हमारा जो भी पैसा पड़ा हुआ है, जिसको हम चेक या फिर ऑनलाइन या फिर किसी भी माध्यम के जरिए बाय एनी वे वी कैन विड्रॉ दैट मनी। सो दैट मनी विच कैन बी डिमांडेड ईजिली ओके from the commercial banks, which is our money which we have deposited into the commercial banks, so that money is considered over here। Third is what? Other deposits with RBI। अब other deposits with RBI का मतलब क्या है? जैसे फॉरेन बैंक्स हैं या फिर वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है या फिर अदर दूसरे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बट वो हमारी गवर्नमेंट के नहीं है, वो दूसरे हैं जिन्होंने अपना पैसा किसके पास में रखा हुआ है? हमारी गवर्नमेंट की जो बैंक है RBI उसके पास में रखा हुआ है, वो पैसा यहाँ पे क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो ये तीन जो मनी है उनको अगर हम ऐड करेंगे, तीन टाइप के मनी को, तो हमें कौन सा मेजर मिल जाएगा? M1। हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमी के अंदर M1 कितना है। ओके, M1 के बाद में हम देखेंगे M2। M2 इज कॉल्ड एज एन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ओके, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज M1, व्हाट इज M2। तो आप यहाँ पे से लिख सकते हो ट्रांजैक्शन मनी है ये, और ये क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है। ओके, अब M2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो M2 का फॉर्मूला है, M1 की सारी चीज़ें आ जाएंगी, कॉइन्स एंड करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI and post office सेविंग डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस जिसको हम डाकघर बोलते हैं, ओके, जहाँ से
हम हमारे बहुत सारे कुरियर्स वगैरह क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे हम सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, बैंक जैसी सुविधा वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है, वहाँ पे जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो इसके अंदर एक एडिशनली ऐड हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, M2 फॉर्म ऑफ मनी मेजरमेंट। ओके, जो मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर सकता है कि M2 टाइप का मनी हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना है। वैसा M3 भी जो है वो भी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक मनी सप्लाई है। M1 से ये बड़ा माना जाएगा, M2 से भी बड़ा माना जाएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे M1 तो आ ही जाएगा देखा जाए तो। M3 के अंदर M1 के अंदर क्या क्या था, कॉइन्स एंड करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI, ये तो आ ही जाएगा इसके अंदर। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक। अब देखिए इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट्स। जितने भी गवर्नमेंट के पास में जितने भी बैंकों के पास में फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, और ये M1 वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब जब हम इन चार फंक्शंस को हम साथ में ऐड कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर M3 टाइप का मनी सप्लाई कितना है, यानी जो हमें तुरंत मिल जाए ऐसा पैसा और जो मैच्योरिटी में मिलने वाला है पैसा, वो दोनों मिला के हमारे पास में कितना मनी सप्लाई है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं M4। M4 के अंदर हम देखेंगे तो M4 में जो है वो हमारा सबसे पहले तो M3 आ जाएगा। M3 में क्या क्या आ गया, तो M1 आ गया और साथ में नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक आ गया। प्लस यहाँ पे और क्या हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस बैंक्स। ओके, अब ये जो टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस बैंक्स हैं, यहाँ पे सारी टाइप की डिपॉजिट आ गई है। सेविंग डिपॉजिट भी आ गई पोस्ट ऑफिस वाली, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी अगर पोस्ट ऑफिस में हो, कोई कन्या समृद्धि योजना हो तो वो सब भी इसके अंदर आ गई। यानी M4 के अंदर क्या आ गया, तो देखो M3 आ गया। M3 में क्या था, तो M3 में M1 था, बराबर है। दूसरा क्या था M3 के अंदर, तो M3 के अंदर था नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, यानी फिक्स डिपॉजिट भी था, वो भी आ गया। साथ में पोस्ट ऑफिस एक बच गया था हमारा, तो वो भी इसके अंदर आ गया। पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई टोटल डिपॉजिट से वो भी आ गया। सारा पैसा जो है वो टोटल मिला के कौन सा मनी सप्लाई क्रिएट करता है, M4 मनी सप्लाई क्रिएट करता है। खाली इतना हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमें NSC को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, जो हम पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या करते हैं, सेव करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। वैसा पोस्ट ऑफिस में ऐसी कई स्कीम होती है, NSC, ओके, फिर KVP किसान विकास पत्र, तो उसमें से हमें NSC को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। उसका अमाउंट हम इसके अंदर ऐड कर सकते नहीं है। उसके अलावा सारा डिपॉजिट्स आ गया जो टोटल क्या क्रिएट करता है, M4 क्रिएट करता है।